नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनेंगे उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास की खास बात ये है कि इसमें आपके जीके जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिविजन हो जाएगा और आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है और कह रहा है, सबसे पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। तो देखिए, थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक कहा जाता है। बॉटनी को हिंदी में आप लोग क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान। तो आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि ये किसके जनक हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक है। किसके जनक है? वनस्पति विज्ञान। या फिर आपको अगर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे आपको बॉटनी लिख लेंगे। इनको किसका जनक माना जाता है? बॉटनी का जनक माना जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह हमारे एग्जाम में विज्ञान और उनकी कुछ शाखाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? कौन? जीव विज्ञान के जनक कौन है? जीव विज्ञान का पूछे या फिर जंतु विज्ञान का पूछे, तो यहाँ पे दोनों का जवाब सेम ही रहेगा, जंतु विज्ञान। तो इनका जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान या फिर जीव विज्ञान, इनका जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे किसका, इसका जनक किसे? अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि देखिए वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक आपको ध्यान रखना है, इस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और इम्यूनोलॉजी का जनक आप लोग बताएंगे किसे कहा जाता है? अगर इम्यूनोलॉजी का जनक अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है, तो इम्यूनोलॉजी का जनक आपको ध्यान रखना है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये किसके टीके की खोज किए थे। अगर आनुवांशिकी का जनक अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकी के जनक कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलिए इनका रिवीजन करेंगे कि थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है। तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे बॉटनी के जनक है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, इनके जनक कौन है? अरस्तु हैं। वर्गीकी के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस वर्गीकी के जनक है। इम्यूनोलॉजी के जनक एडवर्ड जेनर है। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्नों से संबंधित प्रश्न पढ़ने का हमारा काम है। और अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। तो मतदान की आयु जो कि पहले 21 वर्ष थी उसे घटा करके 18 वर्ष की गई थी 1989 में। कब की गई थी? 1989 में। इस समय कौन सा संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसको घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। इस समय पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये काम हुआ था। तो इस समय प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी। कौन थे प्रधानमंत्री? आप लोग ध्यान रखेंगे, इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इनके इस समय में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। अगर आपसे पूछे कि निर्वाचन आयोग या फिर निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे रखा गया है अनुच्छेद नंबर 324 में। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, हमारे पास मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये है हमारे पास मतदान का अधिकार, ये हमारे अनुच्छेद नंबर 326 के तहत है। किसके तहत है? 326 के तहत है। तो इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी 1989 में। इसके लिए किया गया था 61वां संविधान संशोधन 1989 और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इसे किया गया था। हमने बताया निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर 324 में है। मतदान का अधिकार हमारा अधिकार है, ये अनुच्छेद नंबर 326 के तहत है। ये बातें आप लोग को याद रखना है।
और अगला प्रश्न है, महलों के शहर के नाम से जाना जाता है। देखिए भारत के कुछ शहर और उनके कुछ उपनाम हैं। जैसे महलों के शहर किसे कहा जाता है? महलों के शहर कोलकाता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कुछ और प्रश्न, जैसे देखिए रैलियों का शहर, अगर आपसे पूछे रैलियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रैलियों के शहर के नाम से जानते हैं हम लोग नई दिल्ली को। किसे जानते हैं? नई दिल्ली को जानते हैं रैलियों का शहर। हमारी राष्ट्रीय राजधानी भी नई दिल्ली है। अगर आपसे पूछे कि मेघों का नगर किसे कहा जाता है, मेघों का नगर किसे कहा जाता है, तो मेघों का नगर आप लोग जानते हैं मेघालय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेघालय को मेघों का नगर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, बगीचों का शहर ये किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर ये कपूरथला को कहा जाता है। किसे? कपूरथला। कपूरथला आप लोग जानते हैं कहाँ पे? पंजाब में है कपूरथला, पंजाब। यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष शहर बताइए किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष शहर किसे, भारत का कौन सा शहर अंतरिक्ष शहर के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को क्या कहते हैं हम लोग? अंतरिक्ष शहर के नाम से जानते हैं। इसरो का मुख्यालय भी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। और सोया सिटी पूछ ले, टाइगर सिटी पूछ ले, तो टाइगर सिटी या फिर सोया सिटी के नाम से आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया शहर। और नीला शहर यहीं पे लिख लीजिए, नीला शहर। नीला शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, सॉरी जोधपुर को कहा जाता है नीला शहर। और जयपुर को कहा जाता है? इसको पिंक सिटी कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि महलों के शहर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को, रैलियों का शहर नई दिल्ली को कहा जाता है, मेघों का नगर मेघालय को कहा जाता है, बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है, नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। और अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। सोया सिटी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। ठीक, ये सभी बातें आप लोग याद रखेंगे। क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए इस बेहतरीन क्लास को, ताकि वो लोग भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भूपेन हजारिका, ये प्रसिद्ध गायक थे असम के। और एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला, क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछा गया है कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न कब मिला था, तो ये 2019 में मिला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भूपेन हजारिका के नाम पे असम में एक पुल बना हुआ है जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु का एक अन्य नाम भी है जिसे आप लोग कहते हैं ढोला सादिया पुल। इस ढोला सादिया पुल के बारे में आइए चलिए थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। और भूपेन हजारिका सेतु एक तो पूछे कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे असम में है। अगर आपसे पूछे कि इसकी बता दीजिए कि लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 9.15 किलोमीटर। कितनी है? लंबाई 9.15 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किस नदी पे हुआ है, तो निर्माण के बारे में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे इसकी निर्माण जो है लोहित नदी पे हुआ है। लोहित नदी किसकी सहायक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इतनी बातें इससे याद रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो प्रसिद्ध गायक और भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? ये असम से संबंधित हैं। इन्हें भारत रत्न 2019 में दिया गया था, बात पूछी गई है एग्जाम में। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया पुल भी कहा जाता है, ये असम में है। लंबाई 9.15 किलोमीटर, एग्जाम में पूछा गया है। निर्माण ये लोहित नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र की क्या है? सहायक है। अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी 5 करोड़ पूंजी के साथ। कितनी इसकी पूंजी भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूंजी भी पूछी जाती है। कितनी इसकी पूंजी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ पूंजी के साथ इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, आप लोग ध्यान रखें। किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए एक्ट 1935 का था। 1934 का एक्ट था, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर एक बात और यहाँ पे पूछा जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कोई भी बैंक अगर स्थापित होती है तो उसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है
तो जाकर के सरकारी बनती है। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब एक चीज़ और पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोग बताएंगे कि मुंबई में। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक, अब इसके गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहले गवर्नर इसके कौन थे, पहले गवर्नर, तो सबसे पहले गवर्नर इसके बने थे ओसबॉर्न स्मिथ। क्या बने थे? ओसबॉर्न स्मिथ, जो कि अंग्रेज थे। ओसबॉर्न स्मिथ इसके क्या बने थे? गवर्नर बने थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, तो ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे उनका नाम था सीडी देशमुख। क्या नाम था उनका? सीडी देशमुख। देशमुख इनका नाम था। और वर्तमान समय जो पहले आरबीआई के गवर्नर हैं, वर्तमान समय जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अन्य प्रश्नों में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में 5 करोड़ पूंजी के साथ में हुई थी। इसके लिए एक्ट आया था 1934 में। भारतीय रिजर्व बैंक की जो है राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ हैं। पहले भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख और वर्तमान समय इसके गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फिर इंपॉर्टेंट आ चुका, नीति आयोग के बारे में बताइए। किस एग्जाम में नहीं पूछा जाता है? तो नीति आयोग का जो गठन है ये हुआ था 1 जनवरी 1915 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के जगह पे इसका स्थापना किया गया था। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी जगह लिया था ये? तो ये भी यहीं पे नोट करिए क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे योजना आयोग की जगह पे स्थापना किया गया था। किसकी जगह पे? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। डेट याद रखेंगे आप लोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और जो है नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान समय सुमन बेरी। कौन मैम? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये हैं BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो आप लोग उसका प्रश्न जवाब बताएंगे। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकार का थिंक टैंक बोलते हैं। तो ये भी बातें एक चीज़ें आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह पे, जो कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। इसको सरकार का थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में अपने एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किसने किया था? ये किया था वेलेजली ने। किसने किया था? वेलेजली ने। ये एक विशाल महल जिसे कहा जाता है गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। वेलेजली का टाइमिंग कब है? 1798 से लेकर के 1805 इसका टाइमिंग है। टाइमिंग के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेलेजली के कुछ कार्यों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी, सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी, तो आप लोग वेलेजली बताएंगे। किसने स्टार्ट की थी सहायक संधि? वेलेजली। कब स्टार्ट किया था? 1798 में ये सहायक संधि स्टार्ट किया था। कब? 1798 में। अगर इसने एक कॉलेज की स्थापना किया था जिसे कहा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज भी कौन बनवाया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज था वो वेलेजली ने बनवाया था। और लेकिन वर्तमान कब बनवाया था? 1800 में, सन 1800 में। लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम जो है, इसका नया जो नाम है, नया नाम जो हो चुका है उसका नाम हो चुका है विजय दुर्ग। क्या हो चुका है? विजय दुर्ग इसका नया नाम हो चुका है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ये क्या कहता था? स्वयं को क्या कहता है? बंगाल का
बंगाल का शेर कहता है स्वयं को। या फिर एक तरह से और ये प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, तो वेलेजली को। अगर ऐसे पूछे कौन सा शासक स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, तो उसका जवाब हो जाएगा वेलेजली। ठीक, दो तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है इतनी चीज़ें। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कोलकाता में अपने एक विशाल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था, किसने किया था, वेलेजली ने 1798 में। 1805 सहायक संधि किसने स्टार्ट किया, वेलेजली ने 1798 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने 1800 में किया, नया नाम इसका विजय दुर्ग हो चुका है। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, वेलेजली को कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोगालोपोलिस शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया, तो इसको लोकप्रिय बनाने वाले हैं जीन गाटमन। कौन है, जीन गाटमन नामक व्यक्ति ने इसको लोकप्रिय बनाते हैं, जीन गाटमन। और मोगालोपोलिस है क्या, तो अगर आपसे पूछे कि पहले जीन गाटमन के बारे में देखिए, ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे, एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। कौन थे ये, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मोगालोपोलिस नामक शब्द को लोकप्रिय बनाया था। ठीक, और मोगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है। ये क्या है, एक ग्रीक शब्द है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है, इसी वजह से ये बताना पड़ रहा है ये प्रश्न, कि फिर किसी एग्जाम में ना पूछ ले तो आप लोग जानेंगे, पढ़े रहेंगे तो आप लोग इसे कर पाएंगे। तो इसका जो अर्थ होता है महानगर होता है। मोगालोपोलिस शब्द का जो अर्थ होता है महानगर होता है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको लोकप्रिय बनाने वाले कौन है, जीन गाटमन, एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, और मोगालोपोलिस एक ग्रीक शब्द है। इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो कभी कभी प्रश्न रिपीट कर दी जाती हैं, तो सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी रहना हमें आवश्यक होता है। देखिए, कौन सौर शक्ति निकायों से संबंधित सिद्धांत है, तो सौर शक्ति निकायों से जो संबंधित निकाय है वो है फोटोवोल्टिक। क्या है, फोटोवोल्टिक। ठीक, ये जो है सौर शक्ति निकायों से संबंधित है। फोटोवोल्टिक का अगर आपसे पूछे कि अर्थ क्या होता है, तो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करना किसमें, सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करना विद्युत ऊर्जा में। इसको क्या कहते हैं, फोटोवोल्टिक कहते हैं। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, इसको फोटोवोल्टिक कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि फोटोवोल्टिक की खोज किसने किया था, ये बात बता दीजिए। फोटोवोल्टिक की खोज किसने किया था, तो एडमंड बेकरल ने किया था। किसने किया था, एडमंड बेकरल ने इसकी खोज किया था। किसने, एडमंड बेकरल ने इसकी खोज की थी। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फोटोवोल्टिक, अगर आपसे पूछे कि जो सौर ऊर्जा होता है, सौर पैनल एग्जाम में पूछा गया, सौर पैनल का निर्माण कैसे होता है, सौर पैनल का जो निर्माण है वो किस चीज़ से बनता है, यानी कि इसमें किस धातु का प्रयोग होता है, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, सिलिकॉन नामक एक धातु होती है, इसमें प्रयोग किया जाता है। जबकि मैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोवोल्टिक प्रभाव के बारे में बात करें तो इसकी जो खोज है वो किए थे एडमंड बेकरल। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पूछे कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे हर्ट ने। किसने किया था, हर्ट नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। और इसमें व्याख्या इसका किसने किया था, विस्तृत व्याख्या किए थे आइंस्टीन ने। किसने किया था, आइंस्टीन ने इसका विस्तृत व्याख्या किया था। इसके लिए आइंस्टीन को 1921 में नोबेल दिया गया था। कब नोबेल दिया गया था इनको, 1921 में नोबेल दिया गया था। किसके लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या के लिए इन्हें नोबेल दिया गया था। तो इतनी बातें इस प्रश्न से याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि सौर शक्ति निकायों से संबंधित सिद्धांत है फोटोवोल्टिक प्रभाव, इससे संबंधित है। इसकी खोज एडमंड बेकरल ने किया था। सौर पैनल का निर्माण सिलिकॉन से होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और फोटोवोल्टिक का अर्थ क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये फोटोवोल्टिक कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज हर्ट ने किया था, इसका व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। इसका व्याख्या किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। और इसके लिए इन्हें 1921 में नोबेल दिया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बायोगैस से उत्कृष्ट ईंधन है, क्योंकि
बायोगैस उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक होती है। तो बायोगैस में जो है, बायोगैस में 75% मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। मीथेन, मीथेन के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका फार्मूला 75% मीथेन होता है, लेकिन 25% इसमें क्या पाया जाता है? 25% इसमें CO2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है। आइए मीथेन के बारे में कुछ देख लेते हैं। मीथेन के बारे में, मीथेन को कहते हैं आदर्श ईंधन। इसको क्या कहते हैं? आदर्श ईंधन। आदर्श ईंधन अगर आपसे पूछे किसे कहते हैं तो मीथेन को कहते हैं। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4 इसका फार्मूला होता है। इसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी मीथेन को ही कहते हैं। उसके बाद एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोबर गैस में पूछ ले कौन सी गैस होती है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है, या फिर CNG में कौन सी गैस होती है। गोबर गैस एंड CNG में, तो इसमें मीथेन गैस ही होती है। क्या होती है? मीथेन गैस होती है। अगर यहीं सूर्य की बात करें, सूर्य में कौन कौन सी गैस होती है? देखिए सूर्य में अगर आपसे पूछे कि इसमें हाइड्रोजन कितनी होती है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है, तो एग्जैक्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें हाइड्रोजन 70.6% होती है, 70.6%। और हीलियम की बात करें कितनी होती है, हीलियम की बात करें तो इसमें हीलियम जो होती है 27.4% इसमें हीलियम पाया जाता है। ठीक इतनी बातें आप लोग ध्यान रखें। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? इसको भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन पूछ ले किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बायोगैस उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या होती है? मीथेन होती है। मीथेन को आदर्श गैस का आदर्श ईंधन कहा जाता है। CH4 इसका फार्मूला होता है। मार्स गैस भी इसे कहते हैं मीथेन को। और गोबर गैस और CNG में क्या होती है? मीथेन होती है। सूर्य में हमने बताया हाइड्रोजन 70.6% होता है। हीलियम इसमें पाया जाता है 27.4%। आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। किसने? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। और कांग्रेस का इस समय अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? किस अधिवेशन में अगर आपसे पूछे कि ये अपना पूर्ण स्वराज अंतिम लक्ष्य घोषित किया था, तो ये लाहौर अधिवेशन में। कब? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था। और इस लाहौर अधिवेशन की आपसे पूछे कि अध्यक्षता किसने किया था, तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ अधिवेशनों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, जैसे अगर आपसे पूछे कि हरिपुरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, तो हरिपुरा जो अधिवेशन है 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। इसमें अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में पूछा गया है कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक जस्ट हरिपुरा अधिवेशन के बाद 1939 में होता है त्रिपुरी अधिवेशन। कौन से अधिवेशन होते? त्रिपुरी अधिवेशन। इसका जब चुनाव होता है, इस अधिवेशन का जब चुनाव होता है, तब इसमें जो है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में, तो जब इसकी चुनाव होती है तो इसमें विजेता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसमें विजेता सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। लेकिन इसमें गांधी जी के नाराजगी के कारण ये तुरंत इससे क्या कर देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र दे करके ये तुरंत फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। और इस त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष बनते हैं वो किसे बनाया जाता है? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इस त्रिपुरी अधिवेशन के जो उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया थे। और जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया चुनाव, सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं, तो गांधी जी इस पर नाराजगी व्यक्त करते हैं। तो इसे देखते हुए तुरंत सुभाष चंद्र बोस इस पद से इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लेते हैं। ठीक, जिसके बारे में एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था मॉडर्न हिस्ट्री से। इसी तरह से हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य किसने घोषित किया था? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है प्रश्न कि किसने पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? कांग्रेस ने। और इस समय अधिवेशन था 1929 का, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, सुभाष चंद्र बोस अधिवेशन करते हैं अध्यक्षता।
त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। इसके विजेता सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं, फिर अध्यक्ष इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया? भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किया था, एक पहला और दूसरा, दोनों के बारे में पूछा जाता है। ये चलिए देखते हैं। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। कब हुआ था? 1998 में। और कहाँ पे हुआ था? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। पोखरण राजस्थान में हुआ था। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और पूछा जाता है, इसका कोड नाम क्या था? दूसरे वाले का जो कोड नाम क्या था? तो इसको कहा जाता है, इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति। कहीं आपको ऑपरेशन शक्ति केवल मिलेगा, कहीं कहीं पे ऑपरेशन शक्ति 98 मिलेगा, क्योंकि 1998 में ये परीक्षण हुआ था। और एक चीज़ और इसमें पूछी जाती है कि यहाँ पे भारत ने कितने बम फोड़े थे? तो इसमें 5 बम फोड़े गए थे। 5 बम, यानी कि 5 बम का क्या हुआ था? परीक्षण हुआ था। ये बातें ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है। और पहला जो परमाणु परीक्षण है, फर्स्ट वाला, ये कब हुआ था? 1974 में हुआ था। 1974 में कहाँ पे हुआ था? तो ये भी सेम जगह पे पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसका कोड नाम अगर आपसे पूछे कि इसका कोड नाम बता दीजिए क्या था? इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम था इसका कोड नाम? इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसका कोड नाम था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि इसमें जो बम फोड़े गया था, इसमें बम का वजन कितना था? तो 12 किलोग्राम इसमें बम का वजन था। जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कितने बम फोड़े गए, ऐसे यहाँ पे पूछा जाता है कि इसमें वजन कितना था पहले परमाणु परीक्षण में। तो 12 किलो टन इसका वजन था। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। 12 किलो टन इसका वजन था। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था। यहाँ से पूछा जाता है कि दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1998 में, पोखरण राजस्थान में। इसका कोड नाम था ऑपरेशन शक्ति 98। यहाँ पे 5 बम फोड़े गए थे। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में, पोखरण राजस्थान में, कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा। इसमें वजन था, बम का वजन 12 किलो टन था। ये बातें पूछी जाती है। तो अगला प्रश्न है कि गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गंगा ग्राम परियोजना जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आइए कुछ और योजनाओं के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि शिक्षा संजीवनी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना, इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो इसको स्टार्ट किया गया था राजस्थान के द्वारा। राजस्थान सरकार इस योजना को शुरू करता है। प्रगति पथ योजना, अगर आपसे पूछे कि प्रगति पथ योजना, ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। महत्वपूर्ण योजना है। और अगर आपसे पूछे कि स्किल उदय टोंगाई योजना, ये सभी 2025 की योजना है। स्किल उदय टोंगाई योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? त्रिपुरा से। और अगर आपसे पूछे कि रायथू भरोसा योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया था, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो इतनी योजनाओं के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। शिक्षा संजीवनी योजना के बारे में हमने बताया, राजस्थान के द्वारा। प्रगति पथ योजना कर्नाटक सरकार। स्किल उदय टोंगाई योजना त्रिपुरा के द्वारा। और रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे आपके माउंट बेटन। जब भारत स्वतंत्र होता है तो इस समय स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंट बेटन बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत के बारे में देख लेते हैं। जैसे भारत का पूछा जाता है प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरह से लिख दें, आप समझ जाएंगे। तो ये थे विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग थे भारत के पहले गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंग। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के
अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एंड प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय कौन थे भारत के, तो ये थे माउंटबेटन। कौन थे? माउंटबेटन। फिर भारत स्वतंत्र हो जाता है, फिर भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? माउंटबेटन बनते हैं। तो इस तरह से ये होता है। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कैनिंग थे। ठीक, और अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना। और अगर आपसे पूछे कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए, इसके लिए किसे जाना जाता है? तो प्रकाश की जो तरंग सिद्धांत है इसके लिए हाइजेन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हाइजेन को जाना जाता है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? अगर आपसे पूछे कि व्यतिकरण के सिद्धांत किसने दिया था? व्यतिकरण का सिद्धांत इसे किसने दिया था? तो व्यतिकरण के जो सिद्धांत देने वाले हैं उनका नाम थॉमस यंग है। क्या नाम है? थॉमस यंग इनका नाम है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत देने वाले हैं कौन? डाल्टन। डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत अपना दिया था। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत, ये भी बात एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जो सिद्धांत है वो आपके दिए थे, कौन दिए थे? ये दिए थे आपके फैराडे ने। किसने दिया था? फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत दिया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि सापेक्षता के सिद्धांत के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के लिए हाइजेन को, और परमाणु सिद्धांत के लिए डाल्टन को, व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत फैराडे ने दिया था। तो आज की आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे क्लास आपको कैसा लग रहा है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है। और देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसरो ने अक्टूबर 2008 में भारत का पहला चंद्र जांच मिशन शुरू किया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत ने सबसे पहले 2008 में अपना पहला चंद्रयान भेजा था, और उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इसके बारे में एग्जाम में अभी भी पूछा जाता है। तो इसरो के इस समय अध्यक्ष थे जी माधव नायर। कौन थे इस समय इसरो के अध्यक्ष? जी माधव नायर। अभी तक भारत कुल 3 चंद्रयान मिशन भेज चुका है। ठीक है, पहला वाला जो भेजा था वो 2008 में, दूसरा वाला भेजा 2019 में। तीनों के बारे में आप लोग देखेंगे कि उस समय रॉकेट, अच्छा चंद्रयान 1 के लिए, इसके लिए रॉकेट कौन सा था? तो इस समय था जो रॉकेट था PSLV C11, इस रॉकेट का नाम था, जो चंद्रयान 1 के लिए भेजा गया था। इसके रॉकेट का भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। और उसके बाद दूसरा जो सेकंड वाला जो इसरो का चंद्रयान था वो भेजा गया था 2019 में। और इस समय इसरो के 2019 में भेजा गया था। और इस समय इसरो के अगर अध्यक्ष की बात करें तो 2019 वाले जो मिशन में इसरो के अध्यक्ष थे कौन थे? के सिवान। कौन थे? के सिवान। आप सभी जानते हैं कि ये मिशन क्या हो चुका था? सफल नहीं था। तो इसरो के इस समय अध्यक्ष थे चंद्रयान 2 में के सिवान। ठीक, और चंद्रयान 3 की बात करें, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। जो चंद्रयान 3 भेजा गया था वो आपसे पूछे कि कब भेजा गया था, तो आप लोग बताएंगे 2023 में। और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? इस समय अध्यक्ष थे एस सोमनाथ। कौन थे? एस सोमनाथ इस समय इसरो के अध्यक्ष थे। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इसरो ने अक्टूबर 2008 में पहला चंद्रयान जांच मिशन शुरू किया था। उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधव नायर थे। ठीक, और पहला चंद्र जांच मिशन जो था
उसमें ये 2008 में भेजा गया था और इस समय रॉकेट का नाम क्या था? रॉकेट का नाम था PSLV C11। तो हाँ, तो सेकंड वाला जो भेजा गया था वो 2019 में भेजा गया था, अध्यक्ष के सिवान थे। और इन दोनों के रॉकेट का नाम भी यहाँ पे लिखिए। अगर चंद्रयान 2 के रॉकेट का नाम पूछे तो ये था आपका कौन सा? LVM थर्ड। इसके रॉकेट का नाम था LVM थर्ड M1। इसके रॉकेट क्या नाम था? LVM थर्ड M1। और चंद्रयान 3 के जो रॉकेट का नाम था उसके बारे में भी आप लोग याद रखेंगे। चंद्रयान 3 के जो रॉकेट का नाम था ये था LVM थर्ड M4। ठीक, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। रॉकेट का नाम भी एग्जाम में कोई भी पूछ लेता है, तो इस वजह से रॉकेट का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कि वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति आखिर में कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन वर्तमान समय रूस के राष्ट्रपति हैं। कौन है? पुतिन साहब। पुतिन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। और रूस के बारे में, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसके बारे में हम लोग को जरूर याद रखना चाहिए महत्वपूर्ण चीज़ें। जैसे अगर आपसे पूछे कि रूस की राजधानी क्या है, के फॉर कैपिटल, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है रूस की राजधानी? मॉस्को। अगर मुद्रा पूछे रूस का, मनी फॉर मुद्रा, तो ये बताना आप लोग ड्यूमा। क्या है रूस की मुद्रा? ड्यूमा। अगर आपसे पूछे कि रूस के संसद का नाम बता दो, क्या है रूस के संसद का नाम? भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके संसद का नाम है, संसद का नाम तो ड्यूमा है। और मुद्रा पूछे रूस का, क्या है? तो रूबल है। क्या है मुद्रा? रूस का और बेलारूस का दोनों का क्या है मुद्रा? रूबल है। क्या है? रूबल है। ठीक, अगर संसद का नाम पूछे तो क्या है? ड्यूमा इसके संसद का नाम है। ठीक, अगर आपसे पूछे विश्व में सर्वाधिक सीमा कौन सा देश साझा करता है? 14 देशों से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? या फिर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा जो देश कौन सा है? सबसे बड़ा देश कौन सा है विश्व का? तो आप लोग क्या बताएंगे? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश और विश्व में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश दोनों रूस है। 14 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। और चीन भी कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 14 देशों से सीमा साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि रूस की सबसे लंबी नदी बता दीजिए, सबसे लंबी रूस की नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी रूस की नदी है जो वोल्गा नदी उसे बोलते हैं। रूस की ये सबसे लंबी नदी है, वोल्गा नदी। ठीक, ये भी बातें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे ऊंची नदी है। सबसे ऊंचा पर्वत अगर आपसे पूछे रूस की, यहाँ पे नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एल्ब्रूस है, रूस का सबसे ऊंचा पर्वत। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। और देखिए वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। हमने बताया कि रूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी रूस की सबसे लंबी नदी है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा है रूबल। संसद है यहाँ की ड्यूमा, रूस की संसद ड्यूमा। सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पे माउंट एल्ब्रूस है। विश्व में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश और विश्व का सबसे बड़ा देश भी कौन सा है? रूस है। 14 देश से सीमा साझा करता है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि कुचालक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कुचालक का उदाहरण, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में मानव शरीर सही होता है। क्या सही होता है? मानव शरीर। क्यों मानव शरीर सही होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर से क्या होता है? मानव शरीर में करंट लगता है, तो वो क्या हो गया? वो सुचालक हो गया। जबकि ये पूछा है कुचालक का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो हमारे एग्जाम में कभी कभी सुचालक और कुचालक से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। सुचालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो हो और कुचालक का मतलब जिसमें करंट फ्लो ना हो। तो सुचालक का एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे सभी धातुएं जो होती हैं, सभी धातु जो होती हैं वो सुचालक होती है। क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ये भी क्या होता है? करंट फ्लो करता है। ठीक, और मानव शरीर भी आप सभी जानते हैं, मानव शरीर भी ऑप्शन में मिलेगा। आप सभी ध्यान रखेंगे, ये भी आपके सुचालक है। मानव शरीर हो गया। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे, उसके बाद गीली मिट्टी आप लोग ध्यान रखेंगे। गीली मिट्टी ये भी क्या है? सुचालक है। गीली मिट्टी रहेगी तो उसमें से करंट फ्लो होगा। अगर आप लोग एक
हरी लकड़ी भी क्या होता है, हरी लकड़ी भी क्या होता है, उसमें से करंट फ्लो होगा, हरी लकड़ी हो गया। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, नमकीन पानी, अगर किसी पानी में, पानी वैसे भी करंट फ्लो करता है, अगर किसी पानी में आप लोग नमक मिलाएंगे तो उसकी चालकता और अधिक बढ़ जाएगी, ठीक। तो इसी वजह से नमकीन पानी भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या है, आपका सुचालक है। अगर कुचालक की बात करें, कुचालक की बात करें तो कुचालक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए अगर आपसे पूछे कि रबड़ जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो, जैसे अगर आपका हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसके बाद कांच हो गया, आपका कांच यानी कि शीशा, ये भी आपका करंट फ्लो नहीं करता है। रुई हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद प्लास्टिक, रबड़, रुई, कांच, ये सभी। लकड़ी हो गया, सूखी लकड़ी, आप लोग ध्यान रखेंगे, सूखी लकड़ी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करता, सूखी लकड़ी को आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा हो गया आपको वायु, हवा भी, हवा तो वैसे भी नहीं, हवा में नहीं चलेगा। हीरा भी क्या होता है, कुचालक होता है। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आप लोग इसका रिवीजन कर लेंगे कि कुचालक का उदाहरण नहीं है तो मानव शरीर आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप लोग सही करेंगे। सुचालक और कुचालक के बारे में, जैसे सभी धातुएं सुचालक होती हैं, ग्रेफाइट सुचालक, मानव शरीर सुचालक, गीली मिट्टी सुचालक, हरी लकड़ी, नमकीन पानी, ये सभी सुचालक होती है। कुचालक रबड़, प्लास्टिक, कांच, रुई, सूखी लकड़ी, वायु, हीरा, ये सभी सुचालक होती हैं, ठीक, कुचालक होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन था? तो इसका नाम था लूना 9। क्या था? लूना 9 मिशन था जो चंद्रमा की सतह पे सुरक्षित उतरा था। अगर आपसे पूछे कि इसको भेजा किसने था, इस मिशन को भेजा किसने था, तो सोवियत संघ, या फिर आप लोग ध्यान रखेंगे रूस भेजा था। अगर आपसे पूछे कि कब भेजा था रूस इसे, ये मिशन कब चलाया गया था, तो ये था आपका 1966 में। कब चलाया गया था? 1966 में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए कुछ मिशन के बारे में। अगर आपसे पूछे कि स्पुतनिक फर्स्ट क्या है, बहुत एग्जाम में पूछता है, स्पुतनिक फर्स्ट क्या है? स्पुतनिक प्रथम, ये विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। क्या था? ये था विश्व क्या यार, लूना फर्स्ट क्या था? ये था आपका विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह। अगर आपसे पूछे विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछे तो क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट था कृत्रिम उपग्रह। और इसे भेजा कौन था? उपग्रह। और इसे भेजा कौन था? रूस भेजा था। आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रूस भेजा था। कब भेजा था? तो 1957 में ही भेजा था। ठीक, इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे इस प्रश्न से याद रखेंगे। ठीक, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। इतना इस प्रश्न से आप लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा के सतह पे सुरक्षित रूप से उतरने वाला पहला वाहन कौन था? तो ये था लूना 9। ये भेजा था रूस ने। कब भेजा था? 1966 में। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। स्पुतनिक फर्स्ट था विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह। पृथ्वी के लिए इसे भेजा गया था। किस ग्रह के लिए भेजा गया था? पृथ्वी के लिए भेजा गया था, और पृथ्वी का उपग्रह था। और रूस भेजा था 1957 में। ठीक, भारत का पहला जो मिशन था वो था आर्यभट्ट, और उसे भेजा गया था 1975 में। और वो भी मदद किसने किया था? रूस ही मदद किया था। अगला प्रश्न कंप्यूटर से प्रश्न है कि TCP IP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए अगर आपसे पूछे कि TCP का फुल फॉर्म, तो इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और IP का फुल फॉर्म पूछे तो इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों बातें आप लोग को याद रखना है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और भी कुछ फुल फॉर्म के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जो महत्वपूर्ण है URL के बारे में पूछा जाता है। तो इसका होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है।
उसके बाद ISP का फुल फॉर्म पूछ लेकर तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट, इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछे कि NIU का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है इसका? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कुछ ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं फुल फॉर्म, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, और URL का फुल फॉर्म पूछेगा तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के में कितने सदस्य? 193। संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या पूछे, और संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। 193 यहाँ पे सदस्य हैं। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, इन्हें महासचिव कहा जाता है, कौन है? तो ये है एंटोनी गुटारेस। कौन है? एंटोनी गुटारेस हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है, ये किस देश के हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। दूसरा इनका कार्यकाल है, पुर्तगाल के ये रहने वाले हैं। आइए चलिए, अगर आपसे पूछे यहाँ पे पहले महासचिव कौन थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसरो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो इनका नाम था ट्रिगवेली। क्या नाम था? ट्रिगवेली इनका नाम था। और ये भी पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। ये भी एग्जाम में अभी भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना की बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस बनाया जाता है। हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और एक चीज़ और यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस द्वीप पे है? तो एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। मैनहट्टन द्वीप, इस द्वीप पे इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य देश 193 हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका नया, अगर आपसे पूछे कि नया सदस्य कौन है, तो दक्षिणी सूडान है इसका नया सदस्य। अगर आपसे पूछे कि इसका नया वाला सदस्य कौन था 193 नंबर का, तो वो है आपका दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान इसका सबसे नया वाला सदस्य है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी पूछे तो जुबा है, इसकी राजधानी जुबा। तो इतनी बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो हमने बताया कि 193 सदस्य देश शामिल है। इसके महासचिव कौन है? एंटोनी गुटारेस इसके महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और पहले महासचिव ट्रिगवेली थे, नॉर्वे के रहने वाले हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। मैनहट्टन द्वीप पे इसका मुख्यालय है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न से महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? आ गया ना प्राचीन इतिहास से सवाल। तो प्राचीन इतिहास से सवाल आया है हिस्ट्री से, और सिंधु घाटी सभ्यता से सवाल आया है। और सिंधु घाटी सभ्यता भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो अगर आपसे पूछे कि कौन इस तरह के प्रश्न दे, ऑप्शन पे ये निर्भर करता है। तो अब देख लेते हैं कि कौन से स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्सा हैं। जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, ये पंजाब में स्थित है। मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो जिसको क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं, मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार यहीं पे मिला था, ये पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद चनहुदड़ो हो गया आपका, चनहुदड़ो ये कहाँ पे है? ये भी आपके पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद आपका धोलावीरा, आप लोग जानते हैं धोलावीरा गुजरात में है। धोलावीरा ये कहाँ पे है? गुजरात में है। उसके बाद रंगपुर, आप लोग ध्यान रखेंगे, रंगपुर ये कहाँ पे है? गुजरात में है रंगपुर। उसके बाद राखीगढ़ी, आप लोग ध्यान रखेंगे, राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये हरियाणा में स्थित है। ठीक, रंगपुर, राखीगढ़ी, लोथल। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे लोथल ये बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था सिंधु घाटी सभ्यता में, गुजरात में स्थित है।
कालीबंगा, ये यहाँ पे चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, यहाँ पे चूड़ियों की खोज हुई थी, ये भी आपके ये राजस्थान में है। उसके बाद लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया। उसके बाद बनवाली आप लोग ध्यान रखेंगे, बनवाली ये राजस्थान हरियाणा में है, बनवाली जो है ये हरियाणा में है। और एक आप लोग ध्यान रखेंगे रोपड़ के बारे में पूछे, रोपड़ IIT रोपड़ ये पंजाब में है, ठीक है ना, पंजाब में। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल थे जो महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जरूर याद रखेंगे आप लोग। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, चन्हूदड़ो हमने बताया पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात, रंगपुर गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, रोपड़ ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर कब हुई थी? 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष हुई, अध्यक्ष की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष पूछे अगर कौन है वर्तमान समय, तो वो है आपके वी राम सुब्रमण्यम। कौन है? वी राम सुब्रमण्यम इसके क्या है? वी राम सुब्रमण्यम इसके वर्तमान समय अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, इनका नाम था रंगनाथ मिश्र। क्या नाम था? रंगनाथ मिश्र नाम था। तो इसके बारे में ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनके अध्यक्ष की अगर आपसे पूछे कि नियुक्ति कौन करता है, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति तो गलत लिखा गया है, तो इनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नियुक्ति लिखा है ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति इनके अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। अगर आपसे पूछे इनका कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल इनका होता है, कार्यकाल के बारे में बात करें, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 5 वर्ष या इनकी आयु 70 वर्ष हो जाए तो ये इनका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष या इनकी आयु 70 वर्ष हो जाए, ये इनका कार्यकाल। अच्छा, इनको हटाता कौन है? तो हटाता भी है सुप्रीम कोर्ट। इनके हटाने का काम कौन करता है? अगर आपसे पूछे हटा कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति जी इसको हटाते हैं। लेकिन क्या मामला है, क्यों इनको हटाया जाए, इस बात की जांच कौन करता है? इस बात की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये किसके अधीन काम करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके अधीन काम करता है, तो ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक, गृह मंत्री वर्तमान समय कौन है, आप लोग बता सकते हैं? तो इतने बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था पॉलिटी से कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1943 को। और इसके वर्तमान समय अध्यक्ष हैं वी राम सुब्रमण्यम, और पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, और नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। हटाने का काम राष्ट्रपति भी करते हैं, लेकिन जांच करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। हमने बताया कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए। और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो इतनी प्रश्न आप लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय की बात करें तो इसमें 2 कक्ष होते हैं। कितने? 2 चैम्बर होते हैं मछलियों के हृदय में। कक्ष मतलब चैम्बर। ठीक, तो आइए चलिए देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे जितने भी उभयचर हो गए आपके, जितने भी उभयचर हो गए, और जितने भी और सरीसृप जितने हो गए, सरीसृप, इनमें कितना चैम्बर, इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। कितने? 3 कक्ष होते हैं। और बात करें स्तनधारियों की, स्तनधारियों की बात करें और पक्षियों की बात करें, पक्षी की, तो इनके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इनके हृदय में कक्ष होते हैं 4 कक्ष। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं एकल रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें। अगर आपसे पूछे कि एकल परिसंचरण तंत्र किसमें होता है, तो एकल रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें, ये मछली में पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है एकल रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक। और आपसे पूछे कि दोहरा स्तनधारी और पक्षी में, इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज और है, आप लोग ध्यान रखेंगे, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो रंगे हाथ इसे भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन कर लेते हैं इसका कि मछलियों के हृदय में, महत्वपूर्ण है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। उभयचर की बात करें और सरीसृप की बात करें, इनमें 3 कक्ष होते हैं। स्तनधारी और पक्षी में 4 कक्ष होते हैं। दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र ये स्तनधारी और पक्षियों में पाए जाते हैं। एकल रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मछली में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था 1765 में। अब देखिए बात क्या था, देखिए जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 में लड़ा गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न है, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध के बारे में पूछा जाता है कि ये कब हुआ, तो सबसे पहले डेट भी इंपॉर्टेंट है, ये 1764 में हुआ था। और इसमें सेना कहाँ कहाँ से लड़ी थी? तो देखिए बक्सर के युद्ध ये हुआ था अंग्रेज के मध्य और ये भारतीयों के मध्य हुआ था। अंग्रेज वर्सेस भारतीय, इंडियन के भारतीयों में कौन था? मीर कासिम एक तरफ था, मीर कासिम था और सुजाउद्दौला था। कौन था? सुजाउद्दौला था। मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम सेकंड था। तो ये एक तरफ ये 3 लोग थे, एक तरफ थे अंग्रेज की तरफ कौन थे? अंग्रेज की तरफ थे हेक्टर मुनरो, जो इनकी सेना का नेतृत्व कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। बहुत ही शातिर आदमी था हेक्टर मुनरो। ये अंग्रेज की तरफ था और अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। और मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक साइड में थे। ठीक। अब बात कर लेते हैं, ये 1764 के युद्ध के बाद अंग्रेजों की जीत हो जाती है, फिर बंगाल बिहार पर दीवानी अधिकार किसका हो जाता है? अंग्रेजों का 1765 में। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि जूलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो जूलू जनजाति ये अफ्रीका में पाई जाती है। और खास करके आप लोग ध्यान रखेंगे जूलू जनजाति जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। तो और भी कुछ जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में, जैसे अगर आपसे पूछे कि बुशमैन जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बुशमैन जो जनजाति है ना, ये पाई जाती है आपके कालाहारी मरुस्थल में। कहाँ पे? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? अफ्रीका में। अफ्रीका में अगर आपसे पूछे कहाँ पे है अफ्रीका, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये है अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे? बोत्सवाना देश में। बोत्सवाना देश में ये मुख्य रूप से बोत्सवाना में ये मुख्य रूप से फैला है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे बुशमैन जनजाति में। अगर आपसे पूछे कि पिग्मीज जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? पिग्मीज जो जनजाति है ये पाई जाती है आपके कांगो बेसिन में। कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कांगो बेसिन, और कांगो बेसिन भी कहाँ पे है? अफ्रीका में। यहाँ पे ये जनजाति पाई जाती है। ठीक। और बात करते हैं और मसाई जनजाति की बात करें, मसाई अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका साइड में पाई जाती है। अफ्रीका में ही पूर्वी अफ्रीका साइड में पाई जाती है और खास करके केन्या वगैरह में ये पाई जाती है। केन्या देश में अगर आपसे देश का नाम पूछता है तो केन्या बताएंगे। छग्गा जनजाति की बात करें, अगर आपसे पूछे कि छग्गा जनजाति ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है, ये भी अफ्रीका में पाई जाती है। पूरे अफ्रीका में ये जनजाति पाई जाती है। एक आइनू जनजाति अगर आपसे पूछ ले, बहुत एग्जाम में पूछा गया है आइनू, तो ये जापान की जनजाति। कहाँ की? जापान की। तो ये कुछ विश्व की जनजातियाँ थी
इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे जूलू जनजाति पूछी कहाँ पे पाई जाती हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली जनजाति है। बुशमैन जनजाति पूछे कहाँ पाई जाती है, ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन अफ्रीका में पाई जाती है और अफ्रीका को अफ्रीका में। मसाई जनजाति पूछे तो पूर्वी अफ्रीका में, खासकर केन्या साइड में। छग्गा जनजाति ये अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसे कब स्टार्ट किया गया था, तो ये स्टार्ट हुई थी कुछ योजनाओं के बारे में। मिशन मतलब वो योजना, और कुछ योजनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे देखिए ये 12 अप्रैल 2005 को स्टार्ट हुई योजना है और इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 12 अप्रैल 2005 में। जैसे और भी योजनाओं के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि स्टार्टअप इंडिया प्लान कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप इंडिया प्लान ये कब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप इंडिया ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि उज्ज्वला योजना जो एलपीजी गैस के लिए था, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है अभी भी कि उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो इसे भी 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। कब, 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके तहत भारत में खाते खोले गए थे जीरो बैलेंस वाला। ये योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। और अगला योजना के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। मिशन इंद्रधनुष जो कि किससे संबंधित था, टीकाकरण से संबंधित था। मिशन इंद्रधनुष ये किससे संबंधित था, ये टीकाकरण से संबंधित था। इसे स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। कब स्टार्ट किया गया था, 25 दिसंबर 2014 को। तो मोदी जी जब स्टार्टिंग में आए थे तो बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसे आज भी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था, ये मोदी जी ने स्टार्ट किए थे। अब स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016 को, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, पीएम जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ये शक्ति देता है अनुच्छेद 368। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। और ये लिया कहाँ से गया है, अगर आपसे पूछे कि ये चीज़ लिया कहाँ गया है, किस देश से, तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब संशोधन की जो बात है ये किस भाग में है, अगर आपसे पूछे तो भाग 20 में है, ठीक। आइए चलिए कुछ हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। जैसे निर्वाचन आयोग की बात करें, ये किस अनुच्छेद में, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे 324। आपसे पूछे क्या है, निर्वाचन आयोग, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि जीएसटी किस अनुच्छेद में है, जीएसटी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 279A में जीएसटी है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राज्यीय परिषद अगर आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में का विषय है अंतर्राज्यीय परिषद, इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद नंबर 263 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद नंबर 263 में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 368। और ये लिया कहाँ से गया है, दक्षिण अफ्रीका से। भाग कितने में, भाग 20 में है संविधान के। और अनुच्छेद निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में। जीएसटी 269A में है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद नंबर 263 में है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में एक नदी है जो ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध नदी है, जिसे कहते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। क्या है, मर्रे, दो नदियां हैं तो एंड करके लिख लीजिए, मर्ले डार्लिंग नदी क्षेत्र।
मर्रे डर्लिंग नदी घाटी। ये जो मर्रे डर्लिंग नदी घाटी है ऑस्ट्रेलिया में, ये प्रसिद्ध है गेहूं के, और ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे विशाल नदी तंत्र है। ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे विशाल नदी तंत्र है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे विशाल नदी तंत्र है। ठीक, मर्रे डर्लिंग नदी तंत्र। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख फसल कौन सा है। प्रमुख फसल, ये मर्रे डर्लिंग नदी घाटी में उगाई जाती है, तो प्रमुख फसल यहाँ पे गेहूं है। ठीक, प्रमुख फसल यहाँ पे गेहूं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ग्रेट विक्टोरियन आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये कहाँ पे है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है? ये अफ्रीका में। ग्रेट विक्टोरियन झील पूछे कहाँ पे है, तो वो आपके ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है, और ग्रेट विक्टोरियन झील पूछे तो वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में कौन सी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है, विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है उसको क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। वो कहाँ पे है? वो है आपके ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे। ऑस्ट्रेलिया में एक सोने की खान है जो प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की सोने की जो खान है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कालगुरली और कुलगाड़ी। क्या कहते हैं? कालगुरली एंड कुलगाड़ी। क्या है? कालगुरली एंड कुलगाड़ी यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान है। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र क्या है? मर्रे डर्लिंग नदी घाटी है। सबसे विशाल नदी तंत्र है ये ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, वैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मर्रे डर्लिंग नदी तंत्र है। और प्रमुख फसल यहाँ की गेहूं है। और मरुस्थल कौन सी है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। यहाँ पे प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया में सोने के लिए जो प्रसिद्ध खान है उसका नाम है कालगुरली एंड कुलगाड़ी। ये सभी प्रश्न ऑस्ट्रेलिया से पूछे जाते हैं। हाइपोथैलेमस के पतले आधार से लटकी ग्रंथि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष। इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? पीयूष ग्रंथि है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होती है? अगर आपसे पूछे, एग्जाम में पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि स्थित कहाँ पे, तो मस्तिष्क के भीतर सेला टर्सिका में। कहाँ पे? सेला टर्सिका में मस्तिष्क के भीतर स्थित होती है। और हाइपोथैलेमस की बात करें, इसका वजन पूछे कितना होता है? वजन, तो इसका वजन जो होता है वो 0.5 से लेकर के 1 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। और ये काम क्या करती है? तो हाइपोथैलेमस कार्य क्या करती है? तो ये करती है अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनका नियंत्रण करती है। क्या काम करती है? अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी, आप लोग थोड़ा सा लिखने में अगर गलती हो जाए तो उसको आप लोग समझ लिया करिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करती है? ये नियंत्रण करती है, रेगुलेट करती है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि और ये हार्मोन स्राव का भी काम करती है। क्या काम करती है? हार्मोन स्राव का काम करती है। अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं और इसको शरीर की प्रमुख ग्रंथि भी कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे पीयूष ग्रंथि को। और मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि पूछे क्या कही जाती है? मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि, तो वो पीयूष ग्रंथि को कही जाती है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बायो से महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो हाइपोथैलेमस के पतले आधार से लटकी ग्रंथि क्या कहलाती है? पीयूष ग्रंथि। इसे मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मानव शरीर की प्रमुख ग्रंथि भी कहते हैं। स्थित कहाँ पे होता है? सेला टर्सिका में, मस्तिष्क में, ब्रेन में स्थित होता है। वजन इसका क्या होता है? 1.5 से 1 ग्राम के बीच में होता है। और ये कार्य क्या करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है और हार्मोन स्राव का काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। ठीक है, जय हिंद।